हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिलहाल फाई ई से हम डिनोट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो होना। दोस्तों इमेजिन करिए, यहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपने इस सरफेस को, जिसका एरिया वेक्टर ए वेक्टर है, इसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो दोस्तों इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां फ्लो होंगी, इन्हें नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स मतलब टू फ्लो। मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो होना सरफेस के परपेंडिकुलर कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों अगर मुझे इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के। जो सरफेस एरिया है इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल होगा। दोस्तों अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो फाई प्रोपोर्शनल आएगा ई और ए के। इस तरह दोस्तों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन के आता है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ई ए कॉस थीटा। सो वी कैन से दैट electric flux is the scalar product of electric field intensity and surface area vector. Electric flux can also be written as EA cos theta. Now we can understand what is the importance of cos theta. दोस्तों अगर मैं इस केस में बात करता हूं तो यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल फिलहाल होता है 0 डिग्री। तो दोस्तों यहां पर फ्लक्स की वैल्यू होती है ई ए कॉस 0 से फ्लक्स होता है मैक्सिमम ई इंटू ए, और हमें यहां दिखाई दे रहा है यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी। दोस्तों इसी तरह अगर इमेजिन करिए ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और आपने यहां सरफेस को इस तरह रख दिया। अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल की बात करें तो हमें यहां पर एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। तो दोस्तों जो फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस 90, मतलब फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो दोस्तों दो हमने केसेस देखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के। चलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब क्लोज सरफेस से कैसे निकाल सकते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास किसी तरह की कोई क्लोज सरफेस है, इट मे बी रेगुलर इट मे बी इर्रेगुलर। चलिए हम इर्रेगुलर सरफेस लेते हैं। इस इर्रेगुलर सरफेस के अंदर सपोज कोई चार्ज हमने रख दिया, चार्ज पॉजिटिव क्यू है, और अब हमें इस पूरी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जब किसी भी क्लोज सरफेस से आप फ्लक्स को निकालते हैं तो याद रखिए सबसे पहले आप एक इस सरफेस की स्मॉल सरफेस ds वेक्टर को लेंगे। क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना चाहते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आप एक स्मॉल सरफेस ds वेक्टर, हमने सपोज किया यहां पर इस चार्ज की इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सपोज इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस स्मॉल सरफेस से स्मॉल फ्लक्स को निकालेंगे और फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब फ्लक्स की वैल्यू ई ds cos थीटा। ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया स्मॉल सरफेस से। और अब अगर हम पूरी सरफेस से फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन की मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पर दोस्तों ये चूंकि सरफेस क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेशन वाले सिंबल में हम यहां एक बीच में इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं जो इंडिकेट करता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। और चूंकि हमें यहां पूरी सरफेस एरिया को लेना है तो हम यहां पर लिखेंगे S। इट मींस टोटल फ्लक्स इज
surface integration of d phi for closed surface. So phi is surface integration of d phi की वैल्यू थी e ds cos theta. So this is the method which we have to use for any closed surface if we want to find flux for the closed surface. तो दोस्तों क्लोज सरफेस अगर होती है तो आप पहले स्मॉल सरफेस से स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे डी फाई ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा से। टोटल फ्लक्स के लिए आप क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे सिलेबस की। दोस्तों गॉस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो ये थ्योरम क्या है और हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सपोज अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, अगर ये इर्रेगुलर है या फिर ये रेगुलर है, किसी भी शेप किसी भी साइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास कोई सी भी शेप की कोई क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर की तरफ कोई चार्ज रख दिया जाए, चार्ज सरफेस के अंदर हो कहीं पर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर आप चार्ज को रख देते हैं तो इन सभी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वो होता है 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब इन सभी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज Q रखा है तो फ्लक्स होगा Q/ε0। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस इन एयर और वैक्यूम, इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड एनी क्लोज सरफेस इन एयर और वैक्यूम, then the total electric flux through the surface is 1/ε0 times to the charge enclosed by the surface। तो दोस्तों सभी के लिए यहां पर फ्लक्स की वैल्यू होगी 1/ε0 times of Q। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होती है। दोस्तों एक और बात, गॉस थ्योरम किसी भी शेप के लिए वैलिड है बट सरफेस क्लोज होना जरूरी है। एक और बात दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्फीयर है जिसके अंदर हमने चार्ज लिया है तो स्फीयर से फ्लक्स होगा Q/ε0। अगर मैं स्फीयर की साइज को इंक्रीज कर दूं तब भी फ्लक्स की वैल्यू सेम रहने वाली है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, अगर स्मॉल सरफेस है या लार्ज सरफेस है तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी। इसीलिए दोस्तों गॉस थ्योरम केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है और शेप और साइज का इससे कोई लेना देना नहीं होता। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के प्रूफ की। गॉस थ्योरम का प्रूफ हम दो तरह से करेंगे, पहले रेगुलर सरफेस के लिए एंड देन इर्रेगुलर सरफेस के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले रेगुलर सरफेस, सपोज किसी स्फीयर के सेंटर पर किसी Q चार्ज को रख दिया जाए, पॉजिटिव Q चार्ज, और अब हमें इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मतलब गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम इस क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां लेना होता है स्मॉल सरफेस ds वेक्टर। दोस्तों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द सेम डायरेक्शन E वेक्टर होगी। सपोज E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एंड ds वेक्टर इज द एरिया वेक्टर। दोस्तों यहां पर E वेक्टर ds वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। अगर मैं स्मॉल सरफेस से फ्लक्स निकालूं तो दोस्तों d फाई होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब d फाई होगा E ds cos 0, तो फ्लक्स d फाई हुआ E डॉट ds। अगर हम दोस्तों स्मॉल सरफेस से
ds सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं तो फॉर्मूला d फाई होता है E डॉट ds। और अब दोस्तों अगर हम पूरी क्लोज सरफेस की बात करें तो टोटल फ्लक्स विल बी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d फाई होगा। तो दोस्तों फ्लक्स होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d फाई की वैल्यू होगी E डॉट ds। तो फाई होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। फाई इक्वल्स टू E इंटू, दोस्तों अगर मैं इस पूरी सरफेस का सरफेस इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 4 पाई r स्क्वायर, जहां r का मतलब होगा इस स्फीयर का रेडियस। E की रही बात तो E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों Q चार्ज से r डिस्टेंस पर यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। और साथ ही दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर हम सभी के पास है, यहां हम 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर को कैंसिल करें तो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों फ्लक्स अभी हमने देखा इस पूरी क्लोज सरफेस से आता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ है गॉस थ्योरम का रेगुलर सरफेस के लिए। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना इजी प्रूफ है। आपने पहले स्मॉल सरफेस से स्मॉल फ्लक्स d फाई E डॉट ds से d फाई की वैल्यू E डॉट ds निकाली। टोटल फ्लक्स के लिए आपने सरफेस इंटीग्रेशन किया। आप जब सरफेस को टोटल सरफेस एरिया को लेते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर आता है और E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। कैंसिल आउट करने पर हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाता है।